मंत्री अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हाई वोल्टेज प्रचार को आगे से लीड कर रहे हैं। जेपी नड्डा इससे पहले कर रहे थे। जेपी नड्डा पर पहले तो वो हमले की खबर और उसके बाद कोविड के बाद वो राजधानी में है। ऐसे में गृह मंत्री का ये 2 दिन का हाई वोल्टेज दौरा जो रहा है चुनाव का, उसी पर आप झलक देख रहे थे, क्योंकि उसके अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बातों को समेटते हुए और उसका एक तरह से निष्कर्ष निकालते हुए अमित शाह आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे। हालांकि मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर क्या धरती पुत्र शुभेंदु अधिकारी के तौर पर किसी के नाम का प्रोजेक्शन होगा, उन्होंने उस पर यह बात कही है कि हो भी सकता है, तय हो गया तो नहीं भी हो सकता है अगर फाइनल नहीं हुआ तो। लेकिन क्या ये वो बड़े वादे हैं जो किए जा रहे हैं पलायन के पहले? इसे जी हां भगदड़ ही कहिएगा, क्योंकि कई नेता जो शुभेंदु अधिकारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उन सब पर आप चर्चा सुन रहे थे। 2 बड़ी बातें जो उन्होंने कही है, एक तो अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का एक बार फिर से उन्होंने मुद्दा छेड़कर वहां पर बात कही कि ये गलत है। दूसरी तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी नए सिरे से उड़ाया है, जिसको राज्यपाल भी लगातार उठाते रहे। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शाकिर अली टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ शामिल होंगे। अब निजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरएसएस समर्थक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और जयंतो घोषाल, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शाहनवाज जी, आपसे 2-4 लाइन में जल्दी से समझते हुए, ये जो पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है, ममता बनर्जी का कहना है कि आप लोग जानबूझकर इस तरह से प्रचार को आगे ले जा रहे हैं। जो एक पत्रकार का वहां पर सवाल भी था, क्या ये जानबूझकर ममता सरकार को घेर कर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है? क्योंकि वो यही आरोप लगा रही है कि आप उस सरकार को अस्थिर कर रहे हैं चुनाव के तैयारी के बहाने। शाहनवाज जी, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं कि जो घर में सोए रहेंगे, चुनाव के पहले कोई मेहनत नहीं करेंगे, फिर चुनाव के बाद 2 दिन प्रचार करेंगे, 4 दिन आराम करेंगे। जिस दिन एक चुनाव खत्म होता है, हम दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। ये वर्कर की पार्टी है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी भी उसी ताकत से लगते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और अमित शाह जी, सब लोग उसी ताकत से लगते हैं वहां। देखिए, जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो हमारे जीते हुए प्रतिनिधि को हमें झारखंड में रखना पड़ा था, क्योंकि उनकी जिंदगी खतरे में थी। उसके बाद हमारे कई कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है। वहां पर संघर्ष की स्थिति ऐसी है कि मैं कश्मीर का चुनाव देख रहा हूं, यहाँ बिना कैजुअलिटी के पूरा चुनाव हो गया, वैली के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी। लेकिन क्या कोई व्यक्ति जो हम लोगों पर यह आरोप लगाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, वो क्या कह सकता है कि वहां ममता जी के शासन में कोई विरोधी दल का नेता सुरक्षित है? ये कांग्रेस के नेता, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, इनका मार मार कर क्या हाल किया ममता जी ने। अकेली पार्टी है। ये सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये बुआ भतीजे की पार्टी जिस तरह वहां का व्यवहार कर रही है, आज वहां कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में काम करता है, उस पर हमला होता है। यहां तक कि अंजना जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा। जब अमित शाह जी लोकसभा के वक्त आए थे, उनको भी नहीं बख्शा जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज सवाल ये है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, ममता जी अपनी तैयारी करें। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ दिल्ली में कॉफी पी रहे हैं बैठ के, वो अपनी तैयारी करें। शाकिर अली जी जवाब दीजिए। अपनी तैयारी करें, हमें क्या तैयारी से कौन रोक सकता है? ठीक है, शाकिर अली जी जवाब दीजिए। ठीक है, शाकिर अली जी जवाब देंगे। ठीक है, शाकिर अली जी जवाब दीजिए। आपके विधायक खुद जा रहे हैं और 2 ही लोगों का नाम सब लेते हैं, खास तौर पर जिस अभिषेक बैनर्जी का जिक्र तमाम लोग कर रहे हैं छोड़ने से पहले, प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। और आप कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है बीजेपी, वो चुनाव के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं। शाहनवाज जी का शाकिर जी। हेलो अंजना जी, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए दादा, बोलिए। हाँ देखिए, ऐसा है अंजना जी कि वो बात में, शाहनवाज भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि अभी का जो परिस्थिति है वही बात हो गया कि बंगाल में काबा गर्दा मचलवा। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि देखिए, जो ममता बनर्जी का कहना है
कि इतने प्रेशराइज और इतने चारों तरफ से लोगों को लेके और दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह के लोगों को इकट्ठा करके बंगाल में लाया जा रहा है ताकि ममता बनर्जी को, सरकार को जबरदस्ती उखाड़ फेंके। हमारे कहने का मतलब है कि अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जाता है ताकि ममता बनर्जी का चेहरा को हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं उसका ये खराब कर सकते, उनका इमेज ऐसा है। इसीलिए उनके साथ में उनको भतीजा को जोड़ दिया गया है ताकि भतीजा के नाम पर हम लोग बोलेंगे तो कम से कम बंगाल की जो जनता है वो जो है उनका माइंड भटकेगा। ये भाईपो और भतीजा ये बीजेपी की एक स्लोगन है, इसके पीछे और कोई इनका अर्थ नहीं है। लेकिन आज जो बंगाल में इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चुनी हुई सरकार 5 साल से, आप कहिए तो 14 से, आज ममता बनर्जी अकेले बंगाल की ऐसी शेरनी है कि जो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के खिलाफ में दफा दफा आवाज उठाते रहती है और दिल्ली जाके बड़ी सी बड़ी आंदोलन की इनके खिलाफ में, जो इन्होंने जीडीपी का, नोटबंदी का, जीएसटी का, ये जितने भी मामला किए हैं, जितने भी ये हुआ है, आप देखिए तो उस पर जो है तो ये भगदड़ क्यों मच रही है पार्टी में जाती है और उन्हीं का ये बदला लेने के लिए, ये 14 से लेके और ये 20 तक के बदला लेने के लिए भगदड़ क्यों मची है? बंगाल पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। शाकिर अली, अंजना जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। शहरवाज जी, मैं एक बात कहता हूँ कि जब नंदीग्राम और सिंगूर में नंदीग्राम और सिंगूर का जब संघर्ष हो रहा था और कम्युनिस्ट वाले इनको तंग कर रहे थे, लाठी मार रहे थे, तो वही सुषमा स्वराज जाती थी, वही शाहनवाज हुसैन जाता था, वही ममता जी के साथ प्रचार करने जाते थे। उस वक्त हम बिहारी नहीं थे, हम अन्य राज्य के नहीं थे। आज अगर हम लोग जाएंगे कि अपने देश में आप बांग्लादेशी को वोटर बना लें, तो वहां पर बांग्लादेशी कलाकार को नहीं, बांग्लादेशी को वोटर बना लें, बांग्लादेशी कलाकार को बुला लें, तब कोई बात नहीं। और अपने ही देश में, यहाँ कश्मीर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ तो कोई सवाल नहीं उठा रहा कि शाहनवाज हुसैन क्यों आया है। बंगाल में क्या 370 लगा दिया क्या? पीछे में एनआरसी छिपा हुआ है। बारी बारी से एक एक करके, एक मिनट जरा उनको शांत कीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। जी, मैं कह रहा हूँ जहां भी चुनाव होगा हम जाएंगे, हम पार्टी के कार्यकर्ता, और जहां भी चुनाव होता है वहां हम जाते हैं। जब ममता जी बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी बड़ी अच्छी थी, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। आज कह रहे हैं बीजेपी के बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं? तब हम प्रचार करने जाते थे कि नहीं? तब ममता जी हमें बुलाती थी कि नहीं? पार्टी के और कार्यकर्ता जाते थे कि नहीं? अरुण जेटली या सुषमा स्वराज जी जब उन पर हमला होता था हॉस्पिटल में, उनकी मदद के लिए जाते थे कि नहीं? सवाल ये है, शाकिर अली साहब ने कहा वो शेरनी है। अरे शेरनी अपने ही लोगों को खा जाएगी। माँ माटी मानुष के नाम पर वो शेरनी वहां के लोगों को खा रही है। अपने जो बंगाल में कार्यकर्ता हैं, क्या वही उनकी हत्या हो रही है ना? कोई बिहार है, यूपी से गए हुए कार्यकर्ता की हत्या नहीं हुई है। अगर आप माँ माटी मानुष की बात करते हैं और कहते हैं कि ममता जी शेरनी है, तो क्या शेरनी बंगाल के लोगों को खाएगी? क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। जयंत घोषाल जी, एक छोटा सा जवाब। ताकत से लड़ेंगे और बंगाल। ठीक है, बोलिए शाकिर अली, जल्दी बोलिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। नॉर्थ बंगाल में भी हम ही जाते थे प्रचार में। शाकिर अली आज कह रहे हैं क्यों आ रहे हैं बिहार के लोग? अंजना जी, क्यों और लोग क्यों आ रहे हैं? अभी भारतीय जनता, अब जो अफरा तफरी की बात कर रहे हैं ना, देखिए ये करीब करीब 5-6 महीना से छुटपुट चल रहा था। अभी जो है नया बीजेपी और पुराना बीजेपी, ये लोगों का ऐसा हो गया है कि जो पुराने बीजेपी थे वो ऑफिस के बाहर आके बैठे हुए हैं और नया बीजेपी ऑफिस के अंदर दखल कर लिए हैं। और ये दोनों का आपसी लड़ाई जो है, आपस में लड़ के ये लोग मर रहे हैं, आपस में ये लोग लड़ के मर रहे हैं। और कम्युनिस्टों से आया हुआ दल इनके पास में है, हरमद आया हुआ दल है इनके पास में। ये लोग ऐसे लोग में इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी में भर रहे हैं। टीएमसी संभालिए, हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए। जितने भी बदनाम गुंडा बदमाश को ये लोग पार्टी में भर रहे हैं, जो आपस में लड़के मर रहे हैं। और ममता और हमारी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, हमारी शेरनी बदनाम हो रही है। ठीक है, बंगाल में चुनाव है और इसीलिए सियासी बवाल है, और इस सियासी बवाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर बड़ा नेता, हर केंद्रीय मंत्री एक एक करके पहुंचता हुआ बंगाल के इस चुनावी
मैदान में। तो आइए आपको सुनाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह का आज 2 दिन का दौरा समाप्त हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। शुभेंदु अधिकारी ने जो बीजेपी ज्वाइन किया है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है, जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा के लिए चलेंगे। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा, कोरोना के काल में 9 महीने तक उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई, गरीब भूखा रहा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सत्ता में है उनकी नहीं है? हाईकोर्ट ने दखल करनी पड़ती है, सीएजी के स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर करने पड़ते हैं। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तैयारी का जो अभियान है, उसमें 2 दिन से मैं बंगाल में हूं। कल भी मैं एक बहुत बड़ी रैली में गया था। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। और हमारा मानना है कि अन्याय के खिलाफ जहां पर भी सार्वजनिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के अच्छे कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। चलिए चर्चा की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। मैं जयंत घोषाल आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। क्या राजनीतिक हत्याओं को सफलतापूर्वक ममता बनर्जी के खिलाफ उठाने में और उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है इस राउंड में कम से कम? देखिए अंजना जी, अमित शाह जी का जो स्ट्रैटेजी है, मैं उसको तारीफ करता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसे एक राज्य है जहां भाजपा का बिल्कुल, इसको नॉन बेस एरिया ऑफ बीजेपी कहा जाता था, और वहां अभी भी पश्चिम बंगाल में असेंबली में 3 एमएलए है। ये बहुत लोग भूल गए हैं, लेकिन अभी मैं याद करा देता हूं, ओनली 3 एमएलए, लेकिन लोकसभा में 18 एमपी मिलना, ये इसके बाद भी अगर हम कहेंगे कि बीजेपी को सफलता नहीं मिल रहा है तो इट इज कैनॉट बी करेक्ट। लेकिन अमित शाह जी जो स्ट्रैटेजी, अमित शाह जी ने एक बार कहा था ना कि पैन इंडियन पार्टी बनना है तो पश्चिम बंगाल भी हमको विक्ट्री लाना है। तो पश्चिम बंगाल में आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजनीतिक हिंसा का मुद्दा, ये अगर कैंपेन करते 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 एक माहौल, एक जैसे आपको एक माइंडसेट, मैं कहता हूं इसको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लगता है चुनाव हो गया है, लगता है नतीजा निकल गया है और भाजपा जीत गए हैं, ये जो एक माइंडसेट बनाना, ये भी एक जनरल ऑफ द आर्मी जी, इसके लिए बहुत जरूरी होता है, उसमें सफलता है। लेकिन ममता बनर्जी, जैसे शहनाज भाई बोल रहे थे ना कि ममता के लिए शहनाज जी का जो रिश्ता है वो मैंने खुद आंखों से देखा है, कितना मतलब बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन आपको शहनाज जी ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ऑल्सो इज ए फाइटर, और अभी राहुल गांधी कहाँ है? ये मैदान में राहुल गांधी को नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी कम से कम, जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर में है, इलेक्शन कमीशन का रोल है, एनफोर्समेंट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी इस समय लड़ रहे हैं और अभी चुनाव अब जीत गए हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार का नीतीश अवस्थी जी, उसके बाद शहनाज जी आ रही है। नीतीश अवस्थी जी, बंगाल में जैसे एक जबरदस्त मुकाबला, एक संघर्ष करती हुई, एक लड़ाई करती हुई ममता बनर्जी दिख रही है। और जब पूरे विपक्ष को हम देखते हैं तो फिर ममता बनर्जी सबसे प्रखर नेता के तौर पर दिखाई देती है, जो मोदी और जो भी भारतीय जनता पार्टी के आदर्श है उसके खिलाफ बोलती हुई नजर आती हैं। अब नीतीश जी। अंजना जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी
के लिए जो ये कहा गया कि वो अस्थिर करने के लिए आ रहे हैं, वो हैदराबाद के नगर निगम चुनाव भी उतने ही गंभीरता से लड़ती है जितना वो लोकसभा का चुनाव लड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसके नेता जो हैं 24/7/365 की राजनीति करते हैं, पार्टी में काम करते हैं और उसका फल भी मिलता है, सुपरिणाम भी मिलता है। एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जिस तरीके के अगर आरोप लगाना चाहिए ना, तो आरोप का जवाब आप तथ्यों से दें। आप कह रहे हैं कि सबसे प्रखर वक्ता है ममता बनर्जी, नड्डा गड्ढा चड्डा फड्डा बोलने वाली सबसे प्रखर वक्ता है क्या? ये उनकी हताशा और निराशा का साक्षात प्रमाण है। ये प्रखर वक्ता नहीं होता। जिस तरीके की भाषा का चमड़ी उधेड़ दूंगी, ये प्रखर वक्ता नहीं होता। ये नेता के गुण नहीं है। और जहां तक तीसरी बात है फेडरल करेक्टर की, फेडरल करेक्टर में सिर्फ राज्य नहीं है, फेडरल करेक्टर इसलिए क्योंकि उसमें केंद्र भी है। आ रही हूँ साकिर जी, आ रही हूँ। केंद्र भी पूरा है करने दीजिए अपनी जयश्री को। तो केंद्र और राज्य दोनों है। सिर्फ राज्य अपने आप में स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। भारतीय संविधान के हिसाब से उसमें संघ का भी उतना ही हिस्सेदारी है जितनी राज्य की है। कुछ 3 सूचियां बनी हुई हैं जो राज्य को जिसका अधिकार मिला हुआ, राज्य उसमें अपना काम करे। लेकिन इसीलिए क्योंकि केंद्र का, संघ का, केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय शासन का भी उसमें उतना ही हक है। तो जब फेडरल करेक्टर की बात की जाती है तो उसका मतलब दोनों है। फेडरल करेक्टर में ये कहा जाता है जैसे सिर्फ राज्य है, ऐसा नहीं है। अगर सीबीआई के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के आगे आप आके बैठ जाएंगी, ये प्रखर वक्ता, ये नेता, ये चीफ मिनिस्टर का काम है। ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता। और बंगाल की जनता सचमुच में जवाब दीजिए। मैं 10 सेकंड मतलब कोई पार्टी ना लड़ने जाए पश्चिम बंगाल में, सिर्फ सिर्फ ममता बनर्जी लड़ेंगी। ठीक है, पूरा कर लीजिए अपनी चीज। मैं अंजना जी सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। बंगाल की भद्रलोक जो है, बंगाल का जो भद्रलोक है, उसने कांग्रेस की हिंसा के खिलाफ वामपंथियों को सत्ता में लेके आया, वामपंथियों की हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी को सत्ता में लेके आया, और अब ममता बनर्जी की हिंसक राजनीति के विरोध में बंगाल की जनता ने संकल्प ले लिया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का। ये कहा जाता है ये अंडर करंट चल रहा है और इसका इतिहास साक्षी, इतिहास गवाह है कि जिसने हिंसा की राजनीति की, चाहे सिद्धार्थ शंकर रहे हो, चाहे वामपंथियों का शासन हो और अब ममता बनर्जी का शासन हो, हिंसा के खिलाफ, हिंसा के विरुद्ध बंगाल की जनता ने, ठीक है, राजनीतिक हिंसा का मुद्दा हो, एक माहौल बना है, जैसा जयंत घोषाल भी कह रहे थे, शाकिर अली साहब। ठीक है, जयंत घोषाल जैसा कह रहे थे वैसे ही शाकिर अली, एक माहौल बना है राजनीतिक हिंसा। पहले सवाल सुनिए, राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर सवाल नंबर 2, अगर पार्टी में नेताओं को शीर्ष में जाकर अभिषेक बैनर्जी या प्रशांत किशोर के तरीकों से नाराजगी है तो इसके लिए बीजेपी कैसे जिम्मेदार है? बीजेपी मौका देखकर चुनाव न लड़ने जाए। अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जाए तो आप बोलिए क्या संघीय ढांचे पर प्रहार, मतलब आप अकेले लड़ेंगे चुनाव वहां पर, वाम दल जो कमजोर हो गई है बस उसके साथ? ये कैसी बात? थोड़ा डिटेल में बोलने दीजिएगा, थोड़ा डिटेल में। देखिए, सबसे पहले आपने ये कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती, ऐसा कोई बात नहीं है। 2011 में जब उन्होंने कहा कि 35 साल वामफ्रंट का और सिद्धार्थ शंकर राय का भी 5 साल, ऐसा नहीं। वामफ्रंट के टाइम में क्या होता था कि गणतंत्र जो अधिकार है, जो वोटिंग राइट है, वो वामफ्रंट जो है वोट देने का राइट, अधिकार जो है वो छीन लेती थी, जनता को वोट देने नहीं देती थी। और जब ये 2011 में जब ये पूरी तरह से हताश जितने भी बूथ हैं उन पर सेंट्रल फोर्स तैनात किया गया, तो 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई और 2016 में उससे ज्यादा सीटों पर सरकार आई। 2016 में 211 सीट पर, जहां सेंट्रल फोर्स के माध्यम से इलेक्शन हुआ था। और 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, जहां इनका 19 सीट आया, वहां भी सेंट्रल फोर्स से चुनाव हुआ। तो आप बताइए कि कहां हिंसा रह जाती है चुनाव के टाइम में? चुनाव तो एकदम पीसफुल और सही चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से सभी लोग जीत के आते हैं। अगर ऐसा है शर्मा जी जल्दी से जवाब देंगे, टाइम कम है सर, टाइम कम है, ब्रेक का टाइम है। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं कि बंगाल के अंदर किसी भी कहीं भी लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार का अधिकार है। अभी तो अमित शाह जी की पैर की धमक से ही टीएमसी हिलने लगी है। अभी तो है, शुरुआत है। अरे अभी किसान को देखिए ना, मतवाली तो अभी तो जरूरत है जो 25 दिनों से स्ट्राइक पर किसान बैठा हुआ है। जैसा अमित शाह जी ने कहा, यहाँ पर किसान के घर में आके खाना खा रहे हैं और वहाँ किसान घबरा गई है। दीदी वही तरीका अपना रही है, जो तरीका जो कम्युनिस्ट पार्टी ने, सिद्धार्थ शंकर राय ने किया, कम्युनिस्टों ने किया, उन लोगों ने अपनी पार्टी खत्म कर दी
और मैं आपको बता दूं, दीदी टीएमसी को खत्म कर देंगी, अपने भतीजे के लिए कुछ छोड़कर कुछ बचना नहीं है। भी बाहरी है, जितने भी रियासत है ये पार्टी बन गई, पहले यहाँ ठीक है सर, अभी तो बहुत मौके मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बंगाल दौरा आज खत्म हुआ है। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। एक तरफ जेपी नड्डा पर हमले का मामला भी उठाया तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार पर प्रहार किया। बनेगी बीजेपी की सरकार, ये था उनका दावा। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।